नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक ऐसी क्लास में जो आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के सपने को पूरा करने में भरपूर सहयोग करेगी। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और ये क्लास तब तक चलती रहेंगी जब तक कि आपका आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का सपना पूरा नहीं हो जाता, यानी आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमने आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो बेसिक साइंस है उसमें फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और इसमें मैं ऑलरेडी आपकी 3 क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, और मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट कराई थी तब भी बताया था कि ये स्टार्टिंग की क्लास हमारी न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपकी 3 क्लास ले चुका हूँ। इसमें पहली क्लास में मैंने सिलेबस बताया था, बाकी 2 क्लास में हमने फॉर्मूले आपको समझाए थे। ठीक है, ऐसी क्रम में आज एक और क्लास है जिसमें मैंने बचे हुए फॉर्मूले कवर कराए हैं। आज की क्लास में वही फॉर्मूले सारे कवर हो जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी के। ठीक है, जो स्पीड और वेलोसिटी से संबंधित फॉर्मूले वो आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उससे हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपने छोटे में पढ़ी होगी कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है, जब वो मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, तो उस पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के नियम कितने होते हैं फ्रेंड्स? 3 होते हैं। ठीक है, वो तीनों गति के नियम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, अब ये देखो गति के नियम 2 तरीके से काम करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव 2 तरीके से करता है फ्रेंड। एक तो वो सीधा यूनिफॉर्मली एसिलेटेड हो रहा होगा कि वो मान लो रोड पे चल रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट या तो ऊपर से नीचे गिर रहा हो या नीचे से ऊपर गिर रहा हो। तो यही 2 मोशन हो सकते हैं कि तो वर्टिकल मोशन हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है। ये 2 तरीके से मोशन होते हैं फ्रेंड। ठीक है, और इन दोनों मोशंस पर क्या होता है कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के नियम लगते हैं। ठीक है, और दोनों के अलग अलग हैं। और यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स, ये वो वाले लिखे हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्मली एसिलेटेड होगा, यानी कोई वस्तु जब समान त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में चल रही होती है, तो फ्रेंड्स उस पर ये 3 गति के नियम काम करते हैं। ठीक है, कौन से 3 है देखिए ध्यान से। पहला गति का नियम है जो रियल में ही पहला है, क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था कि गति का पहला नियम कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है जो पहला नियम होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, ये गति का कौन सा नियम होता है? पहला। ठीक है, अब यहाँ पर v क्या होता है, तो मैंने लिख रखा है कि v यहाँ पर है फाइनल वेग, फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग कहते हैं इसको। हिंदी में अंतिम वेग कहा जाता है और इंग्लिश में से फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फ्रेंड्स वो होती है ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, इसे बोला जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एसिलेटेड होती है तो उसमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है वो ये लगती है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर s क्या होता है फ्रेंड्स, तो s होता है डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्योंकि s u आ रहा है। ठीक है ना, और u क्या है? u आपकी वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी होती है तो वो कैसी होती है? अब वो आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है ना, यानी कि सॉरी सदिश राशि होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से जो आपका s होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u क्या है फ्रेंड्स, तो u है आपका प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण है और t यहाँ पर समय है। ठीक है, तो ये होती है गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे अगर हम बात करें गति के तीसरे समीकरण के बारे में, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो ये 3 समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे होने वाले न्यूमेरिकल इन 3 समीकरण से ही पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो तीनों समीकरण को अच्छे से याद रखना है। पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरे समीकरण में याद रखना ये डिस्टेंस आ जाती है, यानी कि गति के कितने समीकरण ऐसे हैं जिसमें हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करते हैं, तो 2 समीकरण होते हैं, एक आपका दूसरा एक तीसरा। देखो इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ आता है और इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये गति के 3 समीकरण होते हैं, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। चौथा देखो मैंने एक फार्मूला और लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आगे इसका उपयोग होगा एक न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये फार्मूला क्या है कि s इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर u आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? त्वरण, और n होता है नंबर ऑफ सेकेंड्स। ठीक है ना, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बस आपको नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना कि s बराबर u प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन होता है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंड्स होती हैं। ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल लूंगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला, और ये इनका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। u मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जिसे प्रारंभिक वेग कहा जाता है। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी जिसे अंतिम वेग कहा जाता है। a मतलब होता है एक्सेलरेशन जिसे त्वरण कहा जाता है। ठीक है ना, और मैंने आपको कल समझाया था कि जब ये एक्सेलरेशन
निगेटिव हो जाए या ए बराबर माइनस में आ जाए तो फिर यही एक्सेलरेशन आपका क्या बन जाता है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं रिटार्डिएशन। ठीक है ना, जब एक्सेलरेशन निगेटिव में हो जाए तो इसी को बोलते हैं रिटार्डिएशन, हिंदी में बोला जाता है मंदन। ठीक है, और ये रिटार्डिएशन कब होता है, जब किसी गाड़ी में ब्रेक लग रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब किसी गाड़ी में ब्रेक लग रहे होते हैं तभी उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो समझ लेना उसमें रिटार्डिएशन हो रहा है या फिर उसमें मंदन हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थे आपके गति के 3 समीकरण जो किसके थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है यानी सीधा किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक्सेलरेट कर रहा है तो वहाँ पर ये 3 गति के समीकरण लगते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर चल रहा होता है, ठीक है ना, जैसे हम गाड़ी ज़मीन पर चला रहे हैं तो उसको चलाने में उसको चला कौन रहा है, तो आप ही तो चला रहे हो। ठीक है ना, आप उसका एक्सेलरेशन यानी रेस पर पैर रख रहे हो तो गाड़ी और तेज़ी से चल रही है, रेस से पैर उठा रहे हो तो गाड़ी धीमे चल रही है। बट जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव करता है, जो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो उसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में और नीचे लाने में कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो इसमें सबसे मेन फैक्टर कौन सा है, तो मेन फैक्टर होता है फ्रेंड ग्रेविटी। कौन सा फैक्टर होता है, ग्रेविटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है गुरुत्व। ठीक है ना, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन पर चल रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आपके हाथ में है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। क्यों, क्योंकि ए ही यानी एक्सेलरेशन ही वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प कर रही है। कब, जब ऑब्जेक्ट जमीन पे चल रहा है तब। बट जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर होता है तो एक्सेलरेशन ही है, बट वो एक्सेलरेशन आपका क्या बन जाता है फ्रेंड, ग्रेविटी बन जाता है। वो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है, ग्रेविटी के, क्योंकि ग्रेविटी ही मेन फैक्टर होती है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने या नीचे लाने में। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे क्यों करता है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि नीचे उसे ग्रेविटी खींचती है। तो कहने का मतलब है कि जो ऊपर और हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल मोशन है ये किसकी वजह से इफेक्ट होता है, ग्रेविटी की वजह से। इस वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है फ्रेंड वो बराबर हो जाता है ग्रेविटी के। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस वजह से आप इन फॉर्मूले, इन तीनों इक्वेशन को देखो, इन तीनों इक्वेशन को देखोगे तो तीनों में आपको एक चीज़ का डिफरेंस मिलेगा। वो क्या डिफरेंस मिलेगा, ए का और जी का। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन में जो आपको डिफरेंस मिलेगा फ्रेंड, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए आ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ए आ रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ए आ रहा है। बट अगर आप इन तीनों में देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ए की जगह जी आ रहा है, ए की जगह जी आ रहा है और ए की जगह जी आ रहा है, बाकी सब कुछ इनमें क्या है, सेम है। ठीक है, तो ए की जगह जी क्यों आ रहा है, तो वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो जब ग्रेविटी की वजह से फ्रेंड्स एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लेते हैं, जी लेते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटी जो यहाँ पर एक्सेलरेशन था आपका वो पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, मैंने बताया था पॉजिटिव है तो ए है, अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो वो रिटार्डिएशन या मंदन बन जाता है। बट ऐसे यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी में भी क्या होता है कि देखो ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तब तो आपकी जो ग्रेविटी होगी फ्रेंड्स वो पॉजिटिव में ली जाएगी। ठीक है, यानी वस्तु नीचे की ओर जब गिरेगी तो ग्रेविटी आपकी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव में ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ साथ चल रहा है। बट जब कोई वस्तु हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है फ्रेंड, तो वहाँ पर हम ग्रेविटी के किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, यानी जब वस्तु कोई ऊपर की ओर जाए तो ग्रेविटी ए बराबर कितना होता है, माइनस का जी होता है, और जब वस्तु नीचे की ओर आए तो ए बराबर प्लस का जी होता है। यानी कि इन क्वेश्चंस में हमें ये याद रखना है, ये तीन इक्वेशन वही है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा है, एक साइन नहीं दिया है। एक साइन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो मैंने क्या बताया, वस्तु ऊपर जाएगी तो जी बराबर माइनस, यानी यहाँ पर तीनों में साइन आपका कौन सा लगेगा, माइनस का। कब, जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर ऊपर जाएगा तब। ठीक है, बट अगर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो जी बराबर क्या रखा जाएगा, प्लस का। तो इन तीनों इक्वेशन में ये प्लस माइनस की जगह हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तब। तो क्लियर हुआ यहाँ तक कि दोनों इक्वेशन मैंने आपको समझा दी कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तब कौन सी इक्वेशन लगानी है, और कोई ऑब्जेक्ट में मोशन ग्रेविटी की वजह से आ रहा है तब कौन सी आपको इक्वेशन लगानी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में जो ग्राफ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊंगा इनके ग्राफ्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ग्राफ के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर से ग्राफ किस किस तरीके से आपके बन के आते हैं
और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक ही ग्राफ में सारी की सारी कंडीशन आपको समझाई है। अच्छे से समझना, दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से एक कॉन्सेप्ट आपके बैठ जाएगा और कभी भी ग्राफ से क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो इस चैप्टर में ग्राफ होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं दो टाइप के। ठीक है, ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। एक को बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, यानी दूरी समय ग्राफ या इंग्लिश में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक होता है फ्रेंड्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राफ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो, उसे जरूरी नहीं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलोगे तो भी बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया है ये। ठीक है, अब इस ग्राफ में एक तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये समय को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे आप जाओगे तो समय बढ़ता जाएगा और ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इस ग्राफ में कितनी कंडीशन बन सकती है टोटल? तो फ्रेंड्स टोटल 5 कंडीशन बन सकती है, वो मैंने पांचों की पांचों कंडीशन यहाँ पर बना दी है। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी ये है, ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये वाली है, तीसरी कंडीशन ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। अब चारों कंडीशन क्या क्या, पांचों कंडीशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन में उसमें ये लाइन बन रही है, देखना ध्यान से, मैं एक अलग अलग बना के दिखाऊं तो ये आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ग्राफ ऐसे बना है। ठीक है, ग्राफ ऐसे बनाए तो फ्रेंड्स मुझे इसका मतलब बताइए क्या है? तो इसका मतलब ये है कि देखो हर पॉइंट पे समय तो बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ समय ये था, यहाँ समय ये था, यानी पॉइंट पर समय बढ़ता जा रहा है, बट फ्रेंड डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। ध्यान से देखना, समय बढ़ता जा रहा है बट देखो डिस्टेंस क्या बढ़ रही है? डिस्टेंस यहाँ की यहीं पर है, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, पूरी लाइन में कहीं देखो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, बट नीचे का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ ऐसी कंडीशन कब हो सकती है कि दूरी बढ़े ना बट समय बढ़ता जाए? आप गाड़ी में बैठे हो और दूरी डिस्टेंस आप कवर नहीं कर रहे हो बट टाइम बढ़ता जा रहा है, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है? तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब हमारी गाड़ी खड़ी होगी। ठीक है ना, हम गाड़ी चालू करके खड़े हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जब आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम तो हमारे हाथ में है नहीं है, टाइम तो बढ़ता जाएगा, बट जब आप गाड़ी को चलाओगे नहीं तो वो डिस्टेंस कहाँ से कवर करेगी। ठीक है, तो इसलिए कि जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो याद रखना ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट पोजीशन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ग्राफ बन के आ जाएगा, ऐसे करके पूछेगा कि बताइए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको याद रखना है इस तरह का ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गाड़ी है या कोई वस्तु है वो किस अवस्था में खड़ी है? विराम अवस्था में, वो मूव ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही है? क्योंकि ग्राफ में साफ साफ नजर आ रहा है कि डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है बट टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस सेम रहे, टाइम बढ़ता जाए तो समझ लेना कि गाड़ी विराम अवस्था में खड़ी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखो, दूसरे ग्राफ में इस तरीके से उसने बनाया है कि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, और ये ऐसे करके ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ध्यान से देखना, जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस देखो हर पॉइंट पे बढ़ती जा रही है, बट टाइम नहीं बढ़ रहा है। टाइम यहाँ पे भी यही है, 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 टाइम नहीं बढ़ रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट है बट डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि टाइम बढ़े ना? आपको जनरल सी बात पता है कि एक ऐसी चीज़ जो मनुष्य के हाथ में नहीं है वो कौन सी चीज़ है? समय। ठीक है, समय हमारे हिसाब से कभी नहीं चलता। अगर मान लो समय हमारे हिसाब से चलता तो हम क्या करते? हमें नींद लगी होती, हम समय से बोलते भाई रुक जा तू, हमें पहले सो लेने दे, उसके बाद तो चलना, फिर हम अपनी स्टडी तैयार करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो टाइम है वो तो हमारे हाथ में है नहीं है। जब टाइम हमारे हाथ में है नहीं है तो टाइम कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है? टाइम तो लगातार चलता ही रहता है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो सेकंड कंडीशन है फ्रेंड ये असंभव ग्राफ है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अगर इस तरीके का ग्राफ आ जाए तो आप उसमें क्या टिक करोगे? असंभव ग्राफ, इम्पॉसिबल ग्राफ, ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता है कि टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तीसरे में ये लाइन जा रही है आपकी एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अगर ये एकदम स्ट्रेट जा रही है, जैसे मान लो ये आपकी डिस्टेंस टाइम और लाइन ऐसी जा रही है, तो इसका मतलब देखो इस पॉइंट पर डिस्टेंस ये थी, टाइम ये था, फिर डिस्टेंस बढ़ गई, टाइम बढ़ गया, फिर डिस्टेंस बढ़ गई, टाइम बढ़ गया, यानी कि ग्राफ सीधा जा रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ सीधा जा रहा है तो डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब समय के साथ साथ टाइम भी जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये कंडीशन कब होगी? कि जब आप गाड़ी को एक समान स्पीड से क्या कर रहे हो? चला रहे हो। ठीक है ना, एक समान स्पीड से जब आप उसे चला रहे होगे तो आप देखोगे समय भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, और आपकी डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चालू करके चल दिए, आप अपने शहर से निकले 2 बजे, ठीक है, और मान लो 4 बजे आप अपने स्कूल पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि समय भी बढ़ गया और आपने डिस्टेंस भी तो कवर कर ली। तो इसका मतलब आप एक स्पीड से क्या कर रहे हैं? मूव किया है आपने। इस वजह से वस्तु एक समान वेग से क्या कर रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना, तो वस्तु जब एक समान वेग से बढ़ती है फ्रेंड तो उसका जो ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो, जिनको देखो इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत होती है तो मैं दोनों बोलता रहता हूँ, तो आप जैसे अगर मैंने यहाँ हिंदी लिखी है
तो मैं इंग्लिश बोलूँ तो आप उसे लिख लिया करो, ठीक है ना। तो एक समान वेग से वस्तु बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो तीसरा पॉइंट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट आपका ये है इस तरीके के साथ, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो देखो ध्यान से, समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, समय बहुत तेजी से बढ़ा फ्रेंड। देखो समय यहाँ तक पहुँच गया बट डिस्टेंस इतनी बड़ी, फिर समय यहाँ तक पहुँच गया बट डिस्टेंस कितनी बड़ी, इतनी बड़ी। यानी कि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है बट जो डिस्टेंस है वो बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखो ध्यान से कि जब आप डिस्टेंस धीमे धीमे आप बढ़ती जा रही है, अब देखो समय बढ़ गया, डिस्टेंस और बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप पहले डिस्टेंस कवर कर रहे थे वो आगे कवर नहीं कर रहे हो, वो आपकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो आप गाड़ी को थोड़ी स्पीड में चलाते जा रहे हो, गाड़ी की आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो। जब गाड़ी की आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो तो वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब भी आपका ग्राफ इस तरीके का है, जो लाइन ये टेढ़ी से ऊपर जाए, तो समझ लेना वहां पर गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, यानी वेग उसका बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका जब ग्राफ नीचे आए इस तरीके से, जैसे जो आपकी पांचवी कंडीशन है, इसमें देखो ग्राफ इस तरीके से आया और अब इसकी डिस्टेंस क्या होने लगी है, कम होने लगी, बट टाइम बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस कम होने लगी, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु का वेग जब समय के साथ घटेगा फ्रेंड्स, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो चारों पांचों ग्राफ मैंने बता दिया कि जब ग्राफ सीधा ऐसा बनेगा तो जो वस्तु होगी वो विरामावस्था में यानी रेस्ट पोजीशन में होगी। जब ग्राफ इस तरीके से बनेगा वो असंभव नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। जब ग्राफ एकदम सीधा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गाड़ी चल रही है। जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इस तरीके से इतने 5 पॉइंट आपसे इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेग समय ग्राफ के बारे में। इसमें भी देखिए 5 कंडीशन होती हैं। ये हमने जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट माना था, बट हम यहाँ वेग मानते हैं, और ये हमारा होता है समय, ठीक है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम था तो डिस्टेंस टाइम आ रहा है, ये वेग और टाइम है, या फिर वेलोसिटी और टाइम है, तो यहाँ वेलोसिटी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, टाइम आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखिए इसमें भी 5 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन देखिए ये है, पहली कंडीशन ये बनी है, और यहाँ पर क्या है, वेग। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखना आप, यहाँ पर क्या है कि वेग कैसा है, सेम समान। वेग एक तरीके से क्या होती है, स्पीड ही तो होती है, ठीक है ना, बट सदिश और अदिश का अंतर होता है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि समय बढ़ता जा रहा है और गाड़ी की स्पीड कैसी है, सेम है। गाड़ी की स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो फ्रेंड्स जब गाड़ी की स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक समान त्वरण के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप समान वेग से चल रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जब आप मान लो समय बढ़ता जा रहा है, 50 की स्पीड लिए बैठे हो ना, 51 कर रहे हो ना 49 कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा और ग्राफ ऐसे करके होगा, ये वेलोसिटी हो, ये टाइम हो, ग्राफ ऐसा है, तो समझ लेना कि वस्तु समान वेग से चल रही है, यानी वस्तु ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन वही वाली है कि यहाँ पर टाइम क्या कर दिया उन्होंने, कांस्टेंट कर दिया। तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा फ्रेंड, तो ग्राफ असंभव ही होगा, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे हाथ में है नहीं, और टाइम को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो सेकंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है असंभव ग्राफ, ठीक है, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट के साथ जो इसकी वेलोसिटी है वो समय के साथ बढ़ रही है फ्रेंड, ठीक है। तो जब वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती है, तो मैंने आपको जब कल एक्सेलरेशन समझाया था तो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन होता क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होगी, या तो समय के साथ बढ़ेगी या समय के साथ घटेगी। जब समय के साथ बढ़ती है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, और जब समय के साथ घटती है तो उसमें मंदन या रिटार्डिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो जब समय के साथ वेग बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा कब, कि जब वेग बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका ग्राफ इस तरीके से आ जाए ऐसे करके, और यहाँ v हो या t हो, ये जरूर देखना है। इन दोनों को बिना देखे आप गलत कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में फर्क हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पर d और t होता तो ये अलग चीज रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ v और t है तो ये अलग चीज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर त्वरण समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। बट अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन समय के साथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। बट जब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन समय के साथ घटता है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में देखो ध्यान से, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन बनी है इस तरीके से, ठीक है। और ये v है और ये t है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, और लाइन एकदम स्ट्रेट है। इसका मतलब
कि वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आप समान त्वरण के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है ना। समान त्वरण का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में याद रखना है कि जब देखो दोनों में अंतर देखिए कि जब आपका डिस्टेंस और समय ग्राफ होगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और स्ट्रेट लाइन होगी, तो आप समझ लेना वहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समान त्वरण, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अपने नोट कर लेना और अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये थे इससे संबंधित ग्राफ जो आपके एग्जाम में इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी इनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो आपका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था गति और दूरी और गति, ठीक है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस जो हमने स्टार्ट किया था, या वेलोसिटी टाइम दूरी और समय, उसमें हमने सारे फॉर्मूले समझा दिए, ठीक है। अब आपकी जो क्लास नेक्स्ट होगी उसमें हम आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जो अभी तक इस चैप्टर से रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना, और उस क्लास को देखने से पहले आप ये सारे न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूले मैंने समझा, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, क्योंकि इनके बिना समझे आप उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर उन न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और 100% आप रिजल्ट लेके आओगे इस बेसिक साइंस में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।